Good morning, everyone. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College Kanvas. And today we will study Ode to Evening. Ode to Evening कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित है और आज हम इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि विलियम कॉलिंज ने लिखी है। विलियम कॉलिंज एक प्री रोमांटिक कवि है। सबसे पहले हम विलियम कॉलिंज के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं। ओड टू इवनिंग, ओड क्या होती है? ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोएम। ओड एक लंबी गे कविता होती है, यानी ये लिरिक जो होता है उससे बड़ी होती है और गे होती है। गे मतलब जिसको गाया जा सकता है। विलियम कॉलिंज के बारे में थोड़ा सा परिचय। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ विलियम कॉलिंज। विलियम कॉलिंज ने जितनी कविताएं लिखी उनमें से ये इंपॉर्टेंट कविता है। लिगोइस कॉल्स इट द इम्पोर्टेंट लिरिक ऑफ द सेंचुरी। लिगोइस जो आलोचक हुए हैं उन्होंने इसको शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण लिरिक कहा है। इट वॉज कंपोज इन 1747। ये 1747 में कंपोज की गई थी। इट गिव्स एक्सप्रेशन टू कॉलिंस फेथ इन नेचर। कॉलिंज का जो नेचर में जो विश्वास था उसको एक्सप्रेशन देती है ये कविता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम इज ट्रांजिशन। अगर हम और गहराई में चलें तो ये जो कविता है ये ट्रांजिशन पे लिखी है। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, विलियम कॉलिंज प्री रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। प्री रोमांटिक यानी रोमांटिक एज की पूर्व अवस्था। रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 में हुई और उससे पहले का जो काल है वो 18वीं सेंचुरी या न्यू क्लासिकल के नाम से जाना जाता है। न्यू क्लासिकल से एक रोमांटिक एज में जो ट्रांजिशन हुआ उसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। कॉलिंज डिपिक्ट्स हाउ नेचर टेक्स अ न्यू शेप आफ्टर द डे एंड। इस कविता में ओड टू इवनिंग यानी इवनिंग में बताया है कि किस तरह से नेचर जो है एक नया रूप ले लेती है शाम के समय। डे एंड मतलब इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में कैसे प्रकृति अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। इन द क्रिटिकल जंक्चर ऑफ द इवनिंग ही शोज द नेचुरल इमेज चेंज दैट इज सिमिलर टू द साइकिल ऑफ लाइफ। यहाँ पर इवनिंग के परिवर्तन के माध्यम से कवि हमें बताता है कि किस तरह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज डार्कनेस। यहाँ पर एक जो दूसरा थीम है वो है डार्कनेस यानी अंधेरा। कॉलिंज रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ लाइट वर्सेस डार्कनेस। इस कविता में कवि लाइट और डार्कनेस के बीच में हमें भेद बताता है। देर आर सेवरल इम्प्लिसिट रेफरेंसेस ऑफ डेथ टू डेथ। इसमें बहुत सारे डेथ के रेफरेंस हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लाइन चीयर्स द लॉन हेल्थ और सम चाइल्ड हेलोड पायल कंटेंस दिस थीम। कवि ने यहाँ पर हमें बताया है ये दो उदाहरण दे करके किस तरह से डेथ के रेफरेंसेस में हैं। देर इज ए स्पेसिफाइड मेट्रिकल पैटर्न इन दिस पोएम। ये एक इस विशेष मेट्रिकल पैटर्न में लिखी गई कविता है। इट इज कंपोज इन द आयम्बिक पेंटामीटर एंड आयम्बिक ट्राइमीटर अल्टरनेटिवली। ये कविता आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक ट्राइमीटर में लिखी गई कविता है। आइए अब देखते हैं हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। इफ आउट ऑफ ऑटन स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग माई हॉप चेस्ट यू टू सूद दाइन मॉडेस्ट ईयर। देखिए यहाँ पे चेस्ट यू, ओ चेस्ट यू। कवि संध्या को संबोधित करते हुए कहता है ओ चेस्ट यू, हे पवित्र संध्या में होप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। हे पवित्र संध्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। इफ आउट ऑफ ऑटन, ऑटन से बना हुआ जो पौधा है, ओटन, ओटन एक पौधा होता है जिसको जई का पौधा कहा जाता है। ओटन जो है वो एक पौधे का नाम है, जई का पौधा। और ओट से मतलब होता है बांसुरी।
स्टॉप, बंद कर देना चाहिए? क्या ओटन से बनी हुई बांसुरी के गीत को बंद कर देना चाहिए और पेस्टोरल सॉन्ग या देहाती गीतों को बंद कर देना चाहिए? कवि कह रहा है कि ओटन के पौधे से बनी हुई बांसुरी या पेस्टोरल गीतों को बंद कर देना चाहिए। टू सूद, क्यों? टू सूद दाइन मोडेस्ट ईयर, दाई मतलब तुम्हारे, मोडेस्ट ईयर विनम्र कानों को, सूद प्रसन्न करने के लिए, तुम्हारे विनम्र कानों को प्रसन्न करने के लिए क्या इन दो गीतों को बंद कर देना चाहिए? क्या ये दोनों गीत तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है? इज इट नॉट सुटेबल सॉन्ग? क्या ये गीत सुटेबल नहीं है ये, तो क्या इन्हें बंद कर देना चाहिए? कवि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम्हें बंद कर देना चाहिए इन दो गीतों को? कौन कौन से गीतों को? ओटन से बना हुआ बांसुरी का गीत और दूसरा पेस्टोरल सॉन्ग यानी देहाती गीत। लाइक दाई ओवन सोलेमन स्प्रिंग, लाइक दाई, यहां पे सिमिली का प्रयोग करते हुए कवि कह रहा है लाइक दाई, दाई मतलब तुम्हारी, ओवन खुद की, सोलेमन स्प्रिंग गंभीर जो गीत है, जो तुम्हारे गंभीर गीत है, दाई स्प्रिंग तुम्हारे जो गीत हैं, एंड डाइंग गेल्स, डाइंग गेल्स मतलब धीरे धीरे चलती हुई हवाएं, गेल्स का मतलब होता है हवाएं, डाइंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलती हुई। तुम्हारे जो गंभीर गीत हैं वो किसकी तरह है? वो तुम्हारी हवाओं की तरह है, तुम्हारी जो स्प्रिंग है उसकी तरह है गीत, तुम्हारे गीत तुम्हारी हवाओं की तरह है। लाइक दाई ओवन सोलेमन स्प्रिंग, जैसे तुम्हारे गंभीर गीत, दाई स्प्रिंग एंड डाइंग गेल्स, और वैसे ही तुम्हारा जो गीत है वो है डाइंग गेल्स, और हवाएं भी वैसी ही चल रही है। ओ निम्प रिजर्व, है गंभीर परी, वाइल नाउ द ब्राइट हेड सन सिट्स इन योन वेस्टर्न टेंट, whose cloudy skirt with braid ethereal ooh overhangs his wavy bed। कभी नहीं, देखोगे यहाँ पे कितने अच्छे पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से हमें समझाया है। कवि कह रहा है ओ निम्फ रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है गंभीर, है गंभीर परी, निम्फ परी के लिए आता है गंभीर परी। कवि संध्या को गंभीर परी के रूप में संबोधित करता है और कहता है वाइल नाउ द ब्राइट हेड सन, यहाँ पे सूर्य का मानवीकरण किया है। ब्राइट हेड सन, चमकीले बालों वाला सूर्य, जब चमकीले बालों वाला सूर्य सिट्स इन योन वेस्टर्न टेंट, योन मतलब योंडर सामने, और वेस्टर्न मतलब पश्चिमी टेंट, तुम्हारे पश्चिमी टेंट के सामने सिट्स आता है, बैठता है। जब सूर्य, चमकीले बालों वाला सूर्य आकर के उसके पश्चिमी टेंट में बैठता है जो कि तुम्हारे सामने है, हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, और जिसने क्लाउडी स्कर्ट्स, बादलों का स्कर्ट पहन रखा है, जिसने बादल रूपी स्कर्ट पहन रखा है, विद ब्रेड इदरियल ऊ, जो कि आसमानी रंगों से बुना हुआ है। ऊ का मतलब होता है बुना हुआ है। कैसे बुना हुआ है? इदरियल ब्रेड, ब्रेड मतलब बुना हुआ है। यहाँ पे ऊ मतलब गूथना, बुना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं गूथना, वो। इदरियल मतलब आसमानी और ब्रेड मतलब रंग, जो आसमानी रंगों से बुना हुआ है। यहाँ पे कवि ने कहा कि चमकीले बालों वाला सूर्य, जिसने स्कर्ट पहन रखा है क्लाउडी स्कर्ट्स, बादलों का स्कर्ट्स पहन रखा है, जो कि आसमानी रंगों से बुना हुआ है। ब्रेड मतलब कलर्स, इदरियल मतलब रंगा हुआ है, और ऊ मतलब बुना हुआ है, आसमानी रंगों से जो बुना हुआ है। ओवरहैंग्स हिज वेवी बेड, ओवरहैंग्स मतलब जो लटकता है, हिज वेवी बेड उसके लहरों वाले बेड पे। कवि कह रहा है कि जो शाम का समय होता है उस समय सूर्य जो है पश्चिम में चला जाता है, और इस बात को उसने कैसे समझाया? सूर्य का उसने मानवीकरण किया है, चमकीले बालों वाला सूर्य। फिर उसने बताया कि जिसने आसमानी रंगों का जो स्कर्ट्स है, बादलों का स्कर्ट्स, क्लाउडी स्कर्ट्स पहन रखा है, और वो स्कर्ट्स आसमानी रंगों से बना हुआ है। ओवरहैंग्स इज वेवी बेड, जो उसके बेड पर, और बेड कैसा है? वेवी यानी लहरों वाला जो बेड है उस पर लटक रहा है। नाउ एयर इज हस्ड, और हवा जो है वो बिल्कुल शांत है। हस का मतलब होता है काम, शांत। द एटमोस्फियर इज काम, पूरा का पूरा वातावरण शांत है। सेव, सिर्फ, वेयर द वीक आइड बैट, सिर्फ
कुछ जगह से शांति डिस्टर्ब हो रही है। सेव का मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय। वेहर द वीक आइड बैट, कमजोर दृष्टि वाला चमगादड़। यहाँ पे कमजोर दृष्टि वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बेट होता है, चमगादड़ होता है, उसको रात में दिखता है। अब उसको कमजोर दृष्टि वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि शाम के समय उसको थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए कहा है वीक आइड बैट, चमगादड़। और वो कैसा है? कमजोर दृष्टि वाला चमगादड़। विद शॉर्ट श्रिल श्रिक, शॉर्ट यानी छोटी, श्रिल मतलब तीखी, और श्रिक मतलब चीख, फ्लिट्स। जब वो उड़ता है तो क्या करता है? वो छोटी तीखी चीख भरता है। फ्लिट्स मतलब जब वो उड़ता है तो शॉर्ट श्रिल श्रिक, छोटी की चीख भरता है। कैसे? बाय ऑन लीदर्न विंग्स, उसके जो लेदर के जो विंग्स है, उसके जो लेदर के जो विंग्स है, उनके द्वारा छोटी तीखी चीख भरता है। कब? जब वो फ्लाइट करता है, जब वो उड़ता है तो छोटी और चीख भरता है, लेकिन तीखी। देखिए यहाँ पे शॉर्ट श्रिल श्रिक, 3 बार एस जो साउंड है उसका रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पे एलिट्रेशन कवि ने काम में लिया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। पूरा का पूरा वातावरण शांत है, सिर्फ एक चमगादड़ है जो छोटी और तीखी चीख भरता है उसके पंखों से जब वह उड़ता है। और एक और प्राणी है जो इस संध्या के वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है। वो कौन है? वो कौन सा प्राणी है जो संध्या के वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है? वेहर द बीटल, बीटल मतलब भंवरा। वेहर द बीटल, जहां पर भंवरा, वाइंड्स हवा में, हिज स्मॉल बट स्लन हॉर्न, उसका छोटा लेकिन तीखा जो हॉर्न है उसको बजाता है। भंवरा जो है यद्यपि छोटा प्राणी है और उसका जो हॉर्न है वो भी छोटा है, लेकिन स्लन बड़ा तीखा है, आवाज बड़ी तीखी है उसकी, और उसके द्वारा वह संध्या के वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है। एज ऑफ्ट ही राइजे, जैसे ही वो ऊपर उठता है। एज ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, अक्सर। जैसे ही वो ऊपर उठता है, मिड द ट्विलाइट पथ, मिड मतलब बीच में, ट्विलाइट यानी गोधूली के समय, पथ यानी रास्ते में। जैसे ही वो गोधूली के समय रास्ते में ऊपर उठता है या उड़ता है अगेंस्ट द पिलग्रिम्स, तो वो तीर्थ यात्रियों से टकराता है। अगेंस्ट द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स जो है तीर्थयात्री जो शाम के समय लौट रहे हैं, उनसे वो टकराता है। बॉर्न इन हीडलेस हम, और वो हीडलेस हम करता है। हम भंवरे की गुनगुनाहट को बोलते हैं। जो भंवरा गुंजायमान होता है, जो स्वर करता है, उसको हम बोलते हैं। और हीडलेस मतलब बिना ध्यान दिए, उसका ध्यान नहीं है। भंवरा जो है वह रास्ते में जो राहगीर गुजर रहे हैं उनसे टकराता है और हम का साउंड करता है। यहाँ पर ओनोमोटोपिया एक अलंकार होता है, उसका प्रयोग है हम में। ये कैसे होता है? जब शब्द और साउंड एक जैसे हों तो वहाँ पर ओनोमोटोपिया अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे भंवरे की जो आवाज़ है उसको हम बोलते हैं और लिखते भी हम हैं। जैसे सांप होता है और उसकी जो आवाज़ होती है उसको हिस बोलते हैं और उसको लिखते भी हिस हैं। तो जहाँ पर ऐसी ध्वनि आती है और साउंड आता है वहाँ पर ओनोमोटोपिया अलंकार होता है। तो ये 2 आवाज़ें हैं जो संध्या के वातावरण को डिस्टर्ब कर रही है। अब आगे देखिए कवि क्या कर रहा है। टीच नाउ टीच मी, नाउ टीच मी मैड कंपोज, हे सुंदरी, मैड कंपोज, हे सुंदरी मुझे सिखाओ। मैड कंपोज कवि ने इवनिंग के लिए कहा है। मैड, मैड का मतलब होता है कुंवारी, कंपोज गीत की रचना। नाउ टीच मी, अब मुझे सिखाओ। क्या सिखाओ? कंपोज, कंपोज करना सिखाओ, मुझे गीत लिखना सिखाओ। टू ब्रेथ सम सॉफ्टन स्ट्रेन, टू ब्रेथ सम सॉफ्टन स्ट्रेन, ताकि मैं कोई अच्छा सा गीत गा सकूं। स्ट्रेन का मतलब होता है गीत और सॉफ्टन मतलब कोमल सा, ब्रेथ मतलब मेरी सांसों से निकले, मेरी सांसों से कुछ अच्छा सा गीत निकले। हुज नंबर्स स्टीलिंग थ्रू दाई डार्कलिंग वेल, हुज नंबर्स जिसके जो स्वर है, नंबर्स स्वर, स्टीलिंग चुराए गए हो, थ्रू दाई डार्कलिंग वेल तुम्हारी गहरी घाटियों से। कवि कह रहा है जब तुम मुझे गीत सिखाओगी तो उस गीत के जो बोल है, जिसको नंबर्स कहा गया है, जिसके स्वर कहा गया है, वो स्वर कहाँ से लिए गए होंगे? वे तुम्हारी गहरी घाटियों से चुराए गए होंगे।
मैं नॉट अनसीमली विद इट्स स्टिलनेस सूट। क्यों चुराए होंगे उसका भी रीजन नीचे कवि ने इस लाइन में दे दिया, मैं नॉट अनसीमली, ताकि वो गीत जो है अनसीमली प्रतीत नहीं हो, अनुपयुक्त प्रतीत नहीं हो, विद इट्स स्टिलनेस, इसकी शांति के, शूट सूटेबल हो। वे जो गीत के जो बोल होंगे वे तुम्हारी शांति के लिए अनुपयुक्त नहीं हो, इसीलिए वो तुम्हारी गहरी घाटियों में से चुराए गए हों। एज म्यूजिंग स्लो आई हेल, हेल का मतलब होता है वेलकम, आई वेलकम, मैं वेलकम करूंगा। म्यूजिंग मतलब गाते हुए, स्लो मतलब धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे गाते हुए वेलकम करूंगा। कब? दाई जेनियल लव्ड रिटर्न, जब तुम अगले दिन लौट के आओगी। दाई मतलब तुम्हारी, जेनियल मतलब खुशी से युक्त, लव्ड रिटर्न, रिटर्न मतलब वापसी, और लव्ड मतलब प्रिय, तुम्हारी जो प्रिय वापसी होगी कल, तो उसके लिए मैं तुम्हारे स्वागत में इस गीत को गाऊंगा। ये गीत जो है मैं तुम्हारे खुद के स्वागत में गाऊंगा। For when thy folding star arising shows his pale circlet at his warning lamp, the fragrant hours and elves who slept in the flower the day। आगे देखिए, for when thy folding star arising, for क्योंकि when thy folding star, फोल्डिंग स्टार संध्या तारा के लिए आता है जो सबसे पहले आसमान में हमें दिखाई देता है। फॉर, कवि कह रहा है फॉर वेन दाई फोल्डिंग स्टार अराइजिंग, जब तुम्हारा संध्या तारा, फोल्डिंग स्टार संध्या तारा, अराइजिंग उदय होता है, सोज और देखता है, हिज पेली सर्कलिट, हिज उसका, पेली पीला, सर्कलिट गोल घेरा, जब तुम्हारा संध्या तारा उदय होता है। वेन दाई फोल्डिंग स्टार अराइजिंग, जब तुम्हारा संध्या तारा उदय होता है, सोज और वो दिखाता है, क्या देखता है, हिज पेली सर्कलिट, उसका पीला गोल घेरा, एट हिज वार्निंग लैंप, जो उसकी वार्निंग लैंप जैसा होता है। वार्निंग लैंप, चेतावनी वाला लैंप, जो ये बताता है कि अब संध्या आने वाली है। वो जो संध्या तारा है वो तुम्हारे लिए एक वार्निंग लैंप का काम करता है। एट हिज वार्निंग लैंप, जो उसके लिए वार्निंग लैंप की जैसा होता है। उस समय द फ्रेग्रेंट हावर, खुशबूदार समय होता है। द फ्रेग्रेंट हावर्स, खुशबूदार समय होता है। वो समय कैसा होता है? फ्रेग्रेंट हावर्स, खुशबूदार समय होता है। एंड एल्व्स, और जो परियां हैं, हु स्लेप्ट, जो सोई रहती है, इन फ्लावर्स, फूलों में, द डे, दिन के समय, और जो परियां हैं जो दिन के समय फूलों में सोई रहती है। एंड मेनी अ निम्प, और बहुत सारी परियां। एंड मेनी अ निम्प, यहाँ पे निम्प, एल्व्स, ये सब परियों के सिनोनिम है। निम्प, एल्व्स, एंड मेनी अ निम्प, और बहुत सारी जो जल परियां होती है। हु रेट्स हर ब्राउज विद सेज, हु रेट्स, जो गूथती है, हर मतलब इवनिंग के लिए, ब्राउज ललाट के लिए, विद सीज, काई युक्त घास से। वे परियां जो दिन के समय फूलों में सोई रहती है। एंड मेनी अ निम्फ, और भी बहुत सारी परियां, हु, जो रेट्स तैयार करती है, गूथती है, हर ब्राउज, उसके ललाट पे बांधने के लिए, विद सेज, सेज, वो सेज मतलब घास युक्त मालाएं तैयार करती है। हे इवनिंग, तुम्हारे लिए बहुत सारी जो परियां हैं वो घास युक्त मालाएं तैयार करती है तुम्हारे ललाट पे बांधने के लिए। एंड सेड्स द फ्रेशनिंग ड्यू, एंड सेड मतलब बहाती है, फ्रेशनिंग ड्यू, ओस की बूंदे, एंड लवलियर स्टिल, और बड़ी प्यारी लगती है। उस समय, इवनिंग के समय जो है ओस की बूंदे गिरना स्टार्ट हो जाती है, और उसको कवि ने ऐसे वर्णन किया है। एंड सेड द फ्रेशनिंग ड्यू, फ्रेशनिंग ड्यू मतलब तरोताजा ओस की बूंदे जो है गिरती है। एंड लवलियर स्टिल, और बड़ी प्यारी लगती है। द पेंसिव प्लेजर स्वीट, पेंसिव प्लेजर स्वीट, पेंसिव जो प्लेजर है, शांत जो आनंद है। पेंसिव का मतलब होता है शांत, और प्लेजर मतलब आनंद। जो शांत आनंद है, स्वीट बड़े मधुर होते हैं। प्रिपेयर दाय सेडोवी कार, और वे तुम्हारे लिए एक रथ तैयार करते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार करते हैं, दाय तुम्हारे लिए, सेडोवी कार
अंधकार युक्त, कार मतलब रथ, अंधकार युक्त रथ तैयार करते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो परियां हैं ये इवनिंग को बिठा करके, रथ में बिठा करके ले जाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ये सब चीजें शांत होती है और ये शांत आनंद यहाँ पर कवि ने बताया है। देन लीड, फिर तुम्हें ले जाती है, काम वोट्रेस, शांत साथी की तरह। काम मतलब शांत, वोट्रेस मतलब साथी, और फिर ये तुम्हें तुम्हारे साथ शांत साथी की तरह लीड ले जाती है। वेयर सम सीटी लेक, कहाँ पर ले जाती है, वेहर जहाँ पर, सम सीटी लेक, कोई सीट मतलब चादर हो, लेक यानी झील, किसी झील पर जहाँ पर चादर जैसी बिछी हुई हो वहाँ पर ले जाती है। चीयर द लोन हेल्थ, और ये दृश्य बड़ा अच्छा लगता है। चीयर मतलब प्रसन्नतादायी होता है, द लोन हेल्थ, लोन से मतलब है अलोन, अकेला, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, यानी अकेले हेल्थ को ये स्वास्थ्य कर लगता है। चीयर द लोन हेल्थ, ये दृश्य बड़ा ही प्रसन्नदायी होता है, आनंददायी होता है। और सम टाइम हेलोड पायल, या फिर और कहाँ पर ले जा सकती है, और सम टाइम हेलोड पायल, सम टाइम हेलोड, समय के द्वारा जिसको खोखला कर दिया गया है ऐसे पत्थरों के ढेर पर, और सम टाइम हेलोड पायल, पत्थरों के ढेर पे, कौन से पत्थरों के ढेर, सम टाइम हेलोड पायल, किसी खंडर में, समय के द्वारा जिनको खोखला कर दिया गया है ऐसे पत्थरों के ढेर पे इस इवनिंग को ये ले जाती है। कभी यहाँ पर ये बताना चाहता है कि हम संध्या का आनंद लेने के लिए किसी शांत जगह पे चले जाएं, जहाँ पर पानी की चादर चल रही हो और वह अच्छी लगती है हमें, या जहाँ पर कोई पुराना खंडर हो वहाँ पे हम जा सकते हैं ताकि हम संध्या का आनंद ले सके। और अपलैंड या किसी उन्नत जमीन पे, अपलैंड मतलब उन्नत जमीन, फेलोज ग्रे, जो कि ग्रे हो गई है, जो कि काली पड़ गई है, फेलोज मतलब बंजर, जो बंजर हो गई है, ग्रे जो धुंधली हो गई है, रिफ्लेक्ट इट्स लास्ट कूल ग्लीम, जहां पर इस संध्या की अंतिम चमक पड़ती है। रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबित होती है, इट्स मतलब संध्या की, लास्ट कूल ग्लीम अंतिम शांत चमक। कवि जो है संध्या का एक एक पल आनंद लेना चाहता है, इसीलिए वो कह रहा है कि या तो समय के द्वारा खंडर किए गए किसी जगह पे चला जाए, या किसी झील वाली जगह पे चले जाए, या फिर ऐसी जगह पे चला जाए जो ऊपर बंजर भूमि है, अपलैंड फेलोज ग्रे, जो बंजर भूमि है, जहां पर संध्या की अंतिम चमक गिरती है, यानी जहां पर संध्या को अंतिम रूप से भी कवि देख सकता है, वहां पर कवि जाना चाहता है। बट वेन चिल ब्लस्टिंग वाइंड्स और ड्राइविंग रेन फॉर बिड माई विलिंग फेट, बी माइंड द हट डेट फ्रॉम द माउंटेन साइड, व्यूज वाइल्ड द स्वेलिंग फ्लड्स। अगर कवि को वहां जाने से रोका गया, ऐसी जगह पर जाने से रोका गया जहां पर वह इवनिंग का आनंद नहीं ले सकता, तो फिर क्या होगा। बट वेन चिल ब्लस्टिंग वाइंड्स, परंतु जब, चिल मतलब ठंडी, ब्लस्टिंग ब्लस्टिंग करने वाली, वाइंड्स हवाओं के द्वारा, अगर, ब्लस्ट का मतलब होता है उत्तेजित करना, वाइंड्स मतलब हवाएं, ब्लस्ट मतलब फूट पड़ना, उत्तेजित कर देना, चिल मतलब अत्यधिक ठंडी। अगर अत्यधिक ठंडी और उत्तेजित करने वाली वाइंड्स हवाएं और ड्राइविंग रेन या तेज बारिश के द्वारा, फॉरबिड मना कर दिया जाएगा, माई विलिंग फिट मेरे कदमों को, और कदम कौन से हैं, विलिंग फिट इच्छुक कदमों को। कवि खुद तो जाना चाहता है, लेकिन सपोज करो अगर चिल ब्लस्ट वाइंड चल रही है, बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही है, और ड्राइविंग रेन या तूफानी बारिश चल रही है, फॉरबिड माई विलिंग फिट, तो फिर मेरे कदम जो है वो मना कर देंगे वहां जाने से। तो फिर कवि क्या करेगा, बी माइन द हट, बी मतलब होगी, माइन मेरी, द हट वो झोपड़ी, तो फिर मेरी होगी वो झोपड़ी। कौन सी झोपड़ी कवि की होगी, दैट जो, फ्रॉम द माउंटेन साइड, पहाड़ी के बगल में बनी हुई है, वहां पर पहाड़ी है और पहाड़ी के बगल में जो झोपड़ी बनी हुई है वहां पे वो मेरी होगी। अगर मान लो कवि को बारिश के द्वारा या कवि को कड़कड़ाती हुई हवाओं के द्वारा रोका जाएगा इवनिंग का आनंद लेने से,
तो कवि क्या कह रहा है, बी माइन द हट, वो झोपड़ी मेरी होगी। कौन सी झोपड़ी, दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, जो पहाड़ी के साइड में है। व्यूज, वहां से क्या करूंगा, व्यूज देखूंगा। वाइल्ड्स, जंगली, एंड स्वेलिंग फ्लड्स, और उफनता हुआ झरना, वहां से मैं जंगली और स्वेलिंग का मतलब है उफनता हुआ फ्लड देखूंगा। एंड हैमलेट्स ब्राउन, और जो ब्राउन कलर की जो हैमलेट्स है उनको मैं देखूंगा। ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरे रंग की, और हैमलेट्स मतलब झोपड़ियाँ, वहाँ से मैं झोपड़ियों को देखूंगा। एंड डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स, और वहाँ से मैं डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स को देखूंगा। डिम मतलब धुंधले, डिस्कवर मतलब दिखने वाले, स्पायर्स चर्च के, चर्च के जो टावर हैं उनके लिए स्पायर्स यहाँ पे आया है। चिमनियाँ जिनको कहा जाता है, चर्च की जो चिमनियाँ हैं जो धुंधली दिख रही है क्योंकि संध्या का वातावरण है, तो चर्च की जो चिमनियाँ हैं वो धुंधली दिखाई दे रही है। कवि कह रहा है कि मैं उन चिमनियों को देखूंगा। एंड हियर्स देयर सिंपल बेल, और वहाँ की जो सिंपल बेल है, उन चर्च की जो घंटियाँ हैं उनकी जो बेल है उनको मैं सुनूंगा। एंड मार्क ओवरऑल, और फिर मैं चारों तरफ मार्क करूंगा, मैं देखूंगा कि संध्या के समय कौन कौन सी चीजें कैसी लगती है। द पोइट सेज दैट ही विल मार्क ऑल द थिंग्स अराउंड हिम, वह उसके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उन सबको मार्क करेगा। दाई ड्यूई फिंगर ड्रॉ, दाई तुम्हारी, कभी इवनिंग से कह रहा है, दाई ड्यूई फिंगर्स, तुम्हारी जो ओस युक्त अंगुलियां हैं, ड्रॉ वर्ड हटाएगी, क्या हटाएगी, द ग्रेजुअल डस्की वेल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे हटाएगी, डस्की मतलब धुंधला, वेल मतलब घूंघट, तुम्हारा जो घूंघट है उसको हटाएगी और मैं देखूंगा। यहाँ पर कवि जो है संध्या को एक दुल्हन की तरह मानता है, उसने संध्या को एक दुल्हन माना है। जैसे दुल्हन धीरे धीरे घूंघट हटाती है और फिर मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती है, ठीक उसी तरह से कवि यहाँ कह रहा है कि तुम अपना धुंधला सा घूंघट है उसको धीरे धीरे हटाओगी और मैं सारी चीजों को मार्क करूंगा, एक एक चीज जो है मैं ध्यान से देखूंगा। लास्ट जो स्टेंजा है उसमें कवि ने अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग इवनिंग का वर्णन किया है। कौन से मौसम में कौन सा प्रभाव लेकर के इवनिंग आती है, ये इस स्टेंजा में बताया है। वाइल स्प्रिंग सेल पार, जब बसंत आती है, वाइल जब स्प्रिंग बसंत आती है, सेल पार उड़ेल देती है, हिज सावर्स उसकी बौछारों को, जब बसंत आती है तो वो उसकी बौछारों को उड़ेल देती है। एज ऑप्ट ही वॉन्ट, क्योंकि ऐसा उसकी आदत है। वॉन्ट का मतलब होता है अभ्यस्त, आदतन, उसकी आदत है। बौछार, जब बसंत की जो आदत है वो है उड़ेलना, बौछारों को उड़ेलना, तो जब बसंत आती है तो वह उसकी बौछारों को उड़ेल देती है। एंड बाथ दाइट ब्रेथिंग ट्रेसेज, एंड बात और नला देती है दाय तुम्हारे, ब्रेथिंग मतलब खुशबूदार, ट्रेसेस बालों को। मीकेस्ट हीव है विनम्र संध्या, है विनम्र संध्या, जब बसंत आती है तो वो तुम्हारे बालों को धो डालती है, तुम्हारे खुशबूदार बालों को वो धो डालती है। वाइल समर, जबकि जब गर्मी आती है, लव्स टू स्पोर्ट, उसको खेलना पसंद है, गर्मी जो है उसको तेरे साथ खेलना पसंद है। बीनीथ दाई लिंगरिंग लाइट, और वो तुम्हारी लिंगर करती हुई लाइट में खेलती रहती है। लिंगर का मतलब होता है अनमने मन से जाना। गर्मी के दिनों में हम जानते हैं कि संध्या का जो समय होता है वो बड़ा हो जाता है, बहुत देर तक सूर्य अस्त नहीं होता, और उसको कवि ने एक शब्द में समेटा है, लिंगरिंग लाइट, लिंगर करती हुई रोशनी। ऐसा लगता है जैसे मानो सूर्य जो है इवनिंग से प्रेम करता है और वह जाना नहीं चाहता, अनमने मन से वो अस्त होना चाह रहा है। इसी को कवि ने यहाँ पर हमें बताया है। वाइल समर, गर्मी में, लव्स टू स्पोर्ट, उसको खेलना पसंद है। बीनीथ दाई लिंगरिंग लाइट, तुम्हारी लिंगर करती हुई रोशनी में। वाइल सेलो ओटम, जबकि जब ओटम आती है, सेलो मतलब पीली, सेलो ओटम पीली जो ओटम है, फिल्स भर देती है दाई लेप तुम्हारी गोद, विद लीव्स पत्तियों से। गर्म जब ओटम आती है तो वो तुम्हारी गोद भराई कर देती है, गोद भर देती है पीली पत्तियों से। और विंटर, और जब विंटर आती है, येलिंग चिल्लाती हुई आती है, थ्रू द ट्रबल्स एयर, ट्रबल्स मतलब खतरनाक हवाओं के द्वारा, क्योंकि विंटर जो है उसको चिल्लाना पसंद है, वो चिल्लाती हुई आती है और
खतरनाक हवाओं के साथ आती है। अफ्राइट्स मतलब डरा देती है। दाय तुम्हारी श्रिंकिंग ट्रेन, सिकुड़े हुए साथियों को। ट्रेन का मतलब होता है छाती। सर्दी में क्योंकि सब चीज़ें जो है सिकुड़ जाती है, प्रकृति की सारी चीज़ें सिकुड़ जाती है, और इसको कवि ने कैसे देखा है। और विंटर, जो विंटर है, येलिंग चिल्लाती हुई, थ्रू द ट्रबल्स एयर, खतरनाक हवाओं के द्वारा आती है। अफ्राइट्स डरा देती है। दाइस श्रिंकिंग ट्रेन तुम्हारे सिकुड़े हुए साथियों को। एंड रुडली रेंट्स बुरी तरह से, रुडली मतलब बुरी तरह से, डेंजरसली, रेंट्स मतलब चीर देती है, दाई रोप्स तुम्हारे वस्त्रों को। हे इवनिंग, विंटर जो है वह तुम्हारे वस्त्रों को खतरनाक तरीके से चीर देती है, क्योंकि हम जानते हैं सर्दी के मौसम में पेड़ पौधों के पत्ते चिर जाते हैं, तो उन चिरे हुए पत्तों को कवि ने संध्या के वस्त्र माना है। और कवि कह रहा है कि जब विंटर आती है खतरनाक तरीके से तुम्हारे वस्त्रों को चीर डालती है। सो लॉन्ग जब तक, सो लॉन्ग जब तक, श्योर फाउंड बीनीथ द सिल्वन सेड, सो लॉन्ग जब तक, श्योर फाउंड बीनीथ दाई सिल्वन सैड, सो लॉन्ग रिगार्डफुल ऑफ दाई क्वाइट रूल, जब तक तुम्हारा क्वाइट रूल रहेगा। यहां पर देखिए, सो लॉन्ग जब तक, रिगार्डफुल सम्मानीय ऑफ दाई क्वाइट रूल, तुम्हारा शांत शासन रहेगा। कभी इवनिंग से कह रहा है कि जब तक तुम्हारा शांत शासन रहेगा, शांत और सम्मानीय शासन रहेगा, सेल्फेंसी फ्रेंडशिप साइंस रोज स्माइलिंग पीस, सेल फैंसी, जब तक फैंसी रहेगी, जब तक तुम्हारा सम्मानीय और शांत शासन रहेगा। हे इवनिंग, सेल्फ फैंसी, तब तक फैंसी रहेगी। फ्रेंडशिप मित्रता रहेगी। साइंस विज्ञान रहेगा। स्माइलिंग पीस मुस्कुराते हुए चेहरे रहेंगे। रोज लिप्ड हेल्थ मतलब मुस्कान रहेगी चेहरे पे, लोगों के मुस्कान रहेगी। दाई जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस ओवन, तुम्हारा जो विनम्र प्रभाव है, जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ओवन उसको स्वीकार करते रहेंगे लोग। जब तक तुम्हारे विनम्र प्रभाव को लोग स्वीकार करेंगे। एंड हाइमन दाई फेवरेट नेम, एंड हाइमन मतलब गीत गाते रहेंगे, दाई फेवरेट नेम तुम्हारे पवित्र नाम के। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है जो आपके सिलेबस में है, उसमें एंड लव दाई फेवरेट नेम इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ हाइमन दाई फेवरेट नेम, बात एक ही है, तुम्हारे नाम के गीत गाते रहेंगे या तुम्हारे नाम से प्रेम करते रहेंगे। नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने क्लियर किया। एंड लव दाई फेवरेट नेम, तुम्हारे पवित्र नाम को, तुम्हारे फेवरेट नाम को प्रेम करते रहेंगे। हे संध्या, जब तक फैंसी रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी, साइंस रहेगा, और जब तक स्माइलिंग पीस लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे रहेंगे। दाई जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस ओवन, लोग तुम्हारे विनम्र प्रभाव को स्वीकार करेंगे। एंड लव दाई फेवरेट नेम, और तुम्हारे फेवरेट नाम को प्रेम करते रहेंगे। कोलिंज की ये कविता बहुत ही अच्छी थी। और साथियों, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।